चंचल, सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की। देखो, परिवार एक ऐसी जगह होती है ना, जैसे हम काम यहाँ करते हैं, सीधा घर जाने का मन करता है क्योंकि हमारा परिवार या परिवार के लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। कहीं भी बाहर जाएं, ऐसा लगता है, घूमने भी जाते हैं तो ऐसा लगता है 4-5 दिन जब हो जाते हैं ना, तो लगता है नहीं, अब घर जाना चाहिए। क्योंकि घर से ज्यादा सुकून वाली जगह हमें और कोई लगती ही नहीं है। और जब घर और परिवार के लोग खुशहाल होते हैं तो जीवन जीने का आनंद हमें मिलता है। साथ ही हम ये सोचते हैं कि नहीं, ज्यादा से ज्यादा समय हम अपने परिवार के लोगों के साथ बिताएं। बिल्कुल सही मंजू जी। और परिवार के बिना जीवन असंभव सा लगता है। परिवार ही समाज के साथ हमें जोड़े रखता है और आगे बढ़ने के लिए भी हमेशा प्रेरणा देता है। हर अच्छे बुरे वक्त में परिवार ही होता है जो हमारे साथ में खड़ा रहता है। और इंसान ऐसा जीव है जिसे जीवन के लगभग हर मोड़ पर, जीवन के हर पड़ाव पर परिवार की जरूरत होती है। ऐसे में परिवार से संबंधित मुद्दों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। ये तो हम इंसानों की बात हो गई, लेकिन अगर हम पशु पक्षियों की भी बात करें तो वो भी अपने परिवार के साथ रहते हैं। देखा होगा कि जो हाथी होते हैं एक झुंड में निकलते हैं, यानी अपने परिवार के साथ निकलते हैं। चिड़ियाएं जो होती है वो भी एक झुंड में जाती है, उनका भी एक परिवार होता है। यानी पशु पक्षियों का भी अपना परिवार होता है और वो उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं। बिल्कुल। और अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस ने ये जो मना रहे हैं हम, इसको जागरूकता बढ़ाने वाले कार्यक्रमों की पूरी श्रृंखला इसको प्रेरित किया गया है। और कई देशों में ये दिन परिवारों के लिए रुचि और महत्व के विभिन्न क्षेत्रों को उजागर करने का बेहतरीन अवसर भी है। बिल्कुल। 1980 के दशक की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र ने परिवार से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। इसके बाद साल 1983 में महासचिव ने निर्णयकर्ताओं और आम जनता के बीच परिवार की समस्याओं और आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। साल 1989 यानी 1989 में महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष की घोषणा की और साल 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा की कि हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और महापुरुषों ने भी परिवार को लेकर जो बातें कही हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि एक खुशहाल परिवार स्वर्ग के जैसा है। परिवार जीवन के तूफानी सागर में एक जीवन रक्षक के जैसा क्या बात है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि जब हम घर परिवार अच्छा होता है, लोग अच्छे होते हैं, तो वो हमें स्वर्ग के समान ही लगता है और ऐसा लगता है कि जल्दी से जल्दी हम अपने स्वर्ग की ओर यानी अपने घर की ओर लौटें। हमारे साथी ने भी बहुत सारी बातें लिखी है। एक साथी लिख रहे हैं कि परिवार मर्यादाओं से बनता है, परस्पर कर्तव्य होते हैं, अनुशासन होता है और उस नियत परंपरा में कुछ जनों की इकाई हित के आसपास जुटकर व्यूह में चलती है। उस इकाई के प्रति हर सदस्य अपना आत्मदान करता है, इज्जत खानदान की होती है, हर एक उससे लाभ लेता है और अपना त्याग देता है। इसी तरह से हमारे एक और श्रोता का संदेश है। उन्होंने लिखा है कि घर या मकान की 4 दीवारी के बीच रहे सदस्यों से परिवार नहीं बनता। इसकी परिसीमा पूरे विश्व भर में फैली हुई है। भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति लगाव की भाषा एक ही होती है और वो है प्रेम और आत्मीयता। देश की सुरीली धड़कन के श्रोताओं का भी एक विशाल परिवार बन गया है। जब से विविध भारती फेसबुक पेज से हम जुड़े हैं, देश भर के श्रोताओं जिनसे हम कभी मिले भी नहीं थे, ना कभी पहचानते थे, फिर भी इस पेज के जरिए उनसे जुड़कर एक आत्मीयता बन गई है और ये काबिल तारीफ है। सही बात है। फेसबुक पेज से जब हमारे श्रोता जुड़ते हैं ना, तो वो आपस में ही एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं और बातें करते हैं, तो सचमुच ऐसा ही लगता है कि हाँ, ये एक परिवार है। हमारे एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि परिवार है सबसे बड़ा धन, परिवार बिना जीवन निर्धन। जहाँ परिवार में मिलता है सबको सत्कार, वहाँ सभी होते खुशियों के हकदार। जिस परिवार में सब हंसते हैं, उस परिवार में भगवान बसते हैं। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात लिखी। तो पहले एक गीत सुनते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एक्टर सिंगर। हाल के दिनों में ऑपरेशन सिंदूर में भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना, वायु सेना और नौसेना ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पराक्रम का प्रदर्शन किया है। पहलगाम में निहत्थे नागरिकों पर हुए कायराना हमले का ये सशक्त और कामयाब जवाब था। ये ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों को बधाई दें। और परिवार के बारे में हमारे साथी लिख रहे हैं कि जीवन जीने के लिए परिवार की बहुत जरूरत होती है। भगवान का सबसे अनमोल तोहफा परिवार होता है। बदलते वक्त में रिश्तों की डोर थोड़ी कमजोर सी होती जा रही है। ऐसे में परिवार के महत्व को समझने और समझाने के लिए हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है।
एक और संदेश मेरे पास में है जो बड़ा खूबसूरत है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि आपके पास करोड़ों का घर होगा, करोड़ों की गाड़ियां होंगी, मगर चलने वाला तो कोई नहीं होगा, और होगा भी तो वो एक अगर बाहर होगा तो आपके मकान का क्या होगा। जब तक आप हैं फिर तब तक रहेंगे, उसके बाद में तो अगर आपके बच्चे बाहर हैं तो यहाँ उस आकर कौन रहेगा। तो इनके कहने का तात्पर्य यही है कि परिवार घर के सदस्यों से बनता है, तो जो तितर बितर अगर हो भी गए हैं तो कोई ना कोई ऐसा मौका निकालकर हमें सबके साथ मिलना चाहिए, बैठना चाहिए। फिर जो पीढ़ियां होती हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, वो कैसे एक दूसरे को जानेंगी, समझेंगी। हम अपने बचपन की अगर याद करें तो हमारे जो दूर के रिश्तेदार होते थे, चाचाओं के चाचा के भी बच्चे होते थे, हम उन्हें जानते थे, वहां जाकर खेला करते थे, क्योंकि तब ऐसे घूमने कहीं डेस्टिनेशंस पर नहीं जाया करते थे। बिल्कुल। पहले छुट्टियों में हम रिश्तेदारों के घर जाया करते थे और सबको जानते थे। लेकिन अब ये चलन जैसे जैसे कम हो रहा है ना, परिवार में लोग फेसबुक के माध्यम से या इस तरह के सोशल मीडिया से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन सही मायने में एक दूसरे को फेस टू फेस नहीं जानते। हाँ, और अभी अगर किसी आजकल की जनरेशन को अगर ये बोल दो ये मेरी बुआ का बच्चा है या मेरी मौसी का बेटा है या मेरे मामा का लड़का है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सोचने लग जाते हैं। हाँ। कि इसका मतलब क्या होता है। उनके लिए सब कजिन है, और कजिन भी वो जो दूर रहते हैं। और आजकल बच्चे ज्यादातर पढ़ाई के या नौकरी के सिलसिले में जब विदेश चले जाते हैं तो वो कई कई साल हो जाते हैं, अपने घर आना पसंद ही नहीं करते हैं, अपने माता पिता से, अपने परिवार से मिलने के लिए आना चाहते ही नहीं वो। तो ऐसा नहीं करना है हमें। जरूरत पड़ने पर आप विदेश जाते हैं, अच्छी बात है, पढ़ाई कीजिए, नौकरी कीजिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन अपने परिवार से दूर मत होइए, उनसे भी मिलते मिलाते रहिए, या फिर परिवार को भी अपने साथ रखिए तो अच्छा और ये होगा। दिन इसीलिए तो लोगों में जागरूकता लाने के लिए मंजू जी हम मनाते हैं, ताकि अगर इन चीजों से आप दूर हो रहे हैं तो वो जागरूकता अगर आएगी तो फिर से आप इन चीजों से जुड़ सकेंगे और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी जोड़ सकेंगे। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि सखी सहेली प्रोमो पर जो चित्र है बड़ा सटीक है। सभी उम्र और रूप रंग की सहेलियों का परिवार हंसते खेलते एक दूसरे को पुष्प गुच्छ देते हुए आनंद बना रहा है। बिंदु बिंदु से सिंधु बन जाता है। आज संपर्क माध्यमों के जरिए हर गांव, शहर, देश, खंड, उपखंड एक विश्व कुटुंब बनता जा रहा है। हर कुटुंब या परिवार सुसंस्कृत, सभ्य, सुशिक्षित, सुखी होगा तो हम आसानी से कह सकते हैं वसुधैव कुटुंबकम। हम भी यही कामना करते हैं कि हम ये कह सकें वसुधैव कुटुंबकम, और सबके परिवारों में ये प्रेम आत्मीयता बनी रहे। एक और संदेश हमारे पास में है। पारिवारिक सामूहिक जीवन कई सदियों से है, वर्तमान समय में कुछ सालों से बदलाव आया है। संयुक्त कुटुंब में ज्यादातर बुजुर्गों घर के मुखिया हुआ करते थे। व्यवसायिक और व्यवहारिक सारी बातें वही संभालते थे, इसलिए घर के युवाओं को ज्यादा चिंता नहीं रहती थी। यही मुख्य रूप से सामूहिक परिवार जो ये हुआ करते थे, इस तरह के जीवन का मजा ही और था। युवाओं को तो चिंता ही नहीं होती, जैसे नौकरी व्यापार की वजह से बाहर अगर आना जाना भी पड़ता था। परिवार बढ़ता है तब जमीन, दुकान सभी में बंटवारा भी होता है। मेरे पारिवारिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो दादाजी, पिताजी, काका सभी हम साथ में रहा करते थे। और एक साथी लिख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की विविध भारती के सभी श्रोता मित्रों को बधाई। हमारे पूरी जिंदगी में परिवार ही मात्र एक ऐसा मेडिकल स्टोर है जहां हर दर्द की दवा निःशुल्क मिलती है। इसलिए अपने परिवार में परिवार के बंधन में बंधकर एक होकर रहें, क्योंकि झाड़ू का इन्होंने एक उदाहरण दिया कि वो जब बंध जाती है ना तो झाड़ू बन जाती है। तो झाड़ू जब एक बंधन में रहता है तब तक वो कचरा साफ करने के लायक होता है, लेकिन जब उसका बंधन टूट जाता है तो वो खुद कचरा बन जाता है। इसलिए परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर सींचिए, तभी एक ही परिवार में बंधकर हंसी खुशी से जीवन की डोर चलती रहेगी। ठीक उसी प्रकार विविध भारती भी हमारा परिवार का हिस्सा बन चुका है, जहां हमारे मित्र एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहा करते हैं। अब देखिए ना, पहले के जमाने में पड़ोसी भी परिवार का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन आज के नए परिवेश में आज एक ही परिवार के कितने सारे पड़ोसी हो गए हैं। क्या बात है। चलिए, धन्यवाद सभी हमारे साथियों का जिन्होंने भी ये सब लिखा। लेकिन मैं मुंबई से लोक गायिका डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव, प्रेसिडेंट अवॉर्डी कहना चाहती हूँ कि हाल के दिनों में ऑपरेशन सिंदूर में हमारे भारत के तीनों सेनाओं ने जो अपना शौर्य पराक्रम दिखाया, उनके शौर्य, निष्ठा और समर्पण को मैं नमन करती हूँ। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वंदे मातरम। नमस्कार, मैं हूं उदित नारायण। अपनी भारतीय सेना के सशस्त्र बलों को बधाई देता हूं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर। उन्होंने जिस शौर्य और पराक्रम से दुश्मनों को परास्त किया। जय भारत।
चंचल, ये संदेश हमने सुन लिए और भी कई विषय हैं हमारे पास जिन पर हमें बात करनी है, लेकिन ये संदेश जो हम तक पहुंचते हैं इस संचार माध्यम के से ही पहुंच पाते हैं, है ना? बिल्कुल। और संचार इतना विकसित हो चुका है कि कहीं भी दूर जाकर हम बैठे हों एक दूसरे की बात को सुन समझ सकते हैं। तो इस विषय पर हम बात करेंगे, लेकिन समय हो चला। साल के बाद हम फिर उपस्थित हैं सखी सहेली कार्यक्रम के साथ। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को आयोजित किया जाता है और विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस के रूप में भी ये जाना जाता है। इसका उद्देश्य इंटरनेट और अन्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों द्वारा समाज और अर्थव्यवस्थाओं में लाई जाने वाली संभावनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करना है। 17 मई को पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे मंजू जी, और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के निर्माण की वर्षगांठ के दिन ये दिन हम मनाते हैं। और इस दिन का ये लंबा सा नाम बताता है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2006 में 2 लगभग समान आधिकारिक दिनों का विलय हुआ था, और ये 2 दिन है। पहला विश्व दूरसंचार दिवस जो साल 1969 से हर साल 17 मई को मनाया जाता है। ये दिन 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना को दर्शाता है। और इसी दिन में दूसरा दिन जो सम्मिलित है वो है विश्व सूचना समाज दिवस, जो 2006 में अपनी स्थापना के बाद से 17 मई को ही मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनेक मुद्दों पर जो महत्व है उसकी तरफ हमारा ध्यान ये केंद्रित करता है। हमारे साथी ने भी इस बारे में बहुत सारी बातें लिखी है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने तथा सतत विकास के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों की शक्ति का उपयोग करने की हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के अवसर के रूप में कार्य करता है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज का युग ही संचार का है और इसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकारों ने अलग अलग मंत्रालय भी स्थापित कर रखे हैं। इस दृष्टिकोण से आज का ये वैश्विक दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी इंटरनेट के युग में, जबकि एक क्लिक पर ही समूची दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। ऐसे में 17 मई का ये वैश्विक दिवस सभी के हित का पोषण करता है। और एक साथी लिखते हैं कि पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए संचार का महत्व हमेशा से रहा है। एक व्यक्ति अपनी बात, विचार, मत और इच्छाओं को बताने के लिए संचार के अलग अलग माध्यमों का इस्तेमाल करता है। डिजिटल युग में संचार के बहुत से माध्यम मिलते हैं। रियल ही नहीं, वर्चुअल वर्ल्ड के जरिए भी हमें अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने में एक बड़ी मदद मिलती है। और आजकल तो चंचल हम सोच भी नहीं सकते कि संचार माध्यम अगर नहीं हो तो हमारा जीवन कैसे चलेगा। इसकी इतना हमारे जीवन में ये घुल मिल गए हैं कि अगर एक दिन के लिए इंटरनेट बंद हो जाए, हमारा फोन खो जाए, खराब हो जाए, किसी से बात नहीं कर पाए या कुछ सर्च ना कर पाए हम, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। ये तो आपने कहा कि खो जाए या ना मिले, फोन हमारे पास हो, अगर उस पर कोई बीप ना बजे, कोई घंटी ना बजे, तब भी हम बड़े परेशान हो जाते कि भाई फोन काम क्यों नहीं कर रहा हमारा, कहीं इंटरनेट तो नहीं बंद हो गया है या फोन में कोई खराबी तो नहीं आई है। फोन पास में होते हुए भी हम परेशान हो जाते हैं। और हमारे श्रोता ने बड़ा छोटा सा और बड़ा प्यारा संदेश ये भी लिखकर बताया है कि ये दिन पहले टेलीग्राम समझौते की स्थापना की याद में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य यही है कि लोगों को संचार के प्रति जागृत किया जाए। तो हम सभी जागृत हो, इसका उपयोग करें, लेकिन इसका दुरुपयोग ना करें। चलिए, बातें अभी और भी होंगी, लेकिन एक संदेश पहले सुन लेते हैं हम। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाजी साटम। दोस्तों, जिसका उद्देश्य है लोगों को उच्च रक्तचाप के महत्व के बारे में बताना, गंभीर चिकित्सा जटिलताओं के विकास में उच्च रक्तचाप के प्रभाव को समझाना और रोकथाम, पता लगाने और उपचार पर जानकारी प्रदान करना है। इन तमाम लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न स्वास्थ्य संगठन, मीडिया, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर और स्वयंसेवी संगठन ये सभी जागरूकता फैलाने और संसाधन उपलब्ध कराने के लिए एक साथ मिलजुल कर काम करते हैं। और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार उच्च रक्तचाप को 130 mmHg या उससे अधिक के सिस्टोलिक रक्तचाप या 80 mmHg से अधिक के डायस्टोलिक रक्तचाप के रूप में परिभाषित करता है। उच्च रक्तचाप को एक साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि ये शरीर में बिल्कुल धीरे धीरे से बढ़ता है, जिसके कारण बहुत सी बीमारियां विकसित होती हैं और ये कोई चेतावनी, संकेत या लक्षण भी नहीं देती। और जब एकदम से बीपी शूट अप होता है तब पता लगता है कि क्या बीमारी थी। हाँ, आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर में 100 करोड़ से ज्यादा वयस्क इससे प्रभावित हैं और वयस्क आबादी में से 45% लोग उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं और उम्र के साथ इसका प्रचलन बढ़ता जाता है। समस्या के शुरू होने से पहले उसको खत्म कर देना
ज़्यादा बेहतर समझा जाता है और ठीक इसी तरह से उच्च रक्तचाप को कम करना ही ज़्यादा बेहतर है, बजाय कि इसके बाद जब मुश्किलें हमारे सामने आती हैं उनसे हम निपटें। तो उच्च रक्तचाप से निपटने के लिए विश्व उच्च रक्तचाप दिवस की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य था इस संबंध में जागरूकता फैलती रहे। हाँ, और रक्तचाप के सही माप प्राप्त करने में बाधा डालने वाली कुछ स्वास्थ्य संबंधी बाधाएं हैं, जैसे कि दोनों पैरों का फर्श पर मजबूती से न टिक पाना, माप के दौरान मरीज की बाह नीचे की ओर और हथेली ऊपर की ओर न होना, रक्तचाप मापते समय मरीज का बातें करना, जैसे ही मरीज क्लिनिक में आए तुरंत रक्तचाप माप लिया गया तब भी माप गलत हो सकता है, और भी ऐसे कई कारण हो सकते हैं। डॉक्टर के पास जाने के दौरान रक्तचाप में अचानक वृद्धि हो सकती है, जो संभवतः चिंता के कारण हो सकती है। यानी जब हम हॉस्पिटल जाते हैं हमें लगता है अरे पता नहीं इंजेक्शन लगाएंगे या और क्या करेंगे या क्या इलाज करेंगे, तो वो जो घबराहट होती है एक, उस घबराहट के कारण भी रक्तचाप बढ़ जाता है। कई बार परीक्षा देने जाते हैं तब भी रक्तचाप बढ़ जाता है। किसी एक खास काम के लिए उद्देश्य से हम जा रहे हैं, काम करने के लिए जा रहे हैं, या काम की अधिकता जब हम देखते हैं तो उसकी चिंता में डूब जाते हैं, तब भी हमारा रक्तचाप बढ़ सकता है। तो यही कहने का अर्थ है कि सही रक्तचाप आपका उन आंकड़ों में दिखाया जाएगा, ये संभावना कई बार कम हो जाती है और वो आपकी परिस्थिति क्या है उस पर निर्भर करता है। और ये परिस्थिति वश जब रक्तचाप बढ़ता है ये तो थोड़े समय के लिए ही बढ़ता है, लेकिन जब हमेशा ही ऐसा होने लगे तो वो एक बीमारी होती है। तो इन बातों में थोड़ा सा फर्क हमें समझना इसीलिए तो कहा कि अगर आप कहीं गए हैं किसी क्लिनिक पर और वहां आप सीढ़ियां चढ़कर गए या किसी चिंता में थे या डर में गए, उस वक्त अगर मापा गया तो वो निश्चित है कि वो बड़ा हुआ ही आएगा। और गलत तरीके से रक्तचाप मापने से अनावश्यक रूप से रक्तचाप बढ़ सकता है और उच्च रक्तचाप की दवाएं शुरू की जा सकती हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव आपके शरीर पर भी पड़ेगा और खामखा लागत भी आपकी बढ़ेगी। इसलिए सही जांच के बाद ही किसी तरह का इलाज करना ज्यादा ठीक होगा। बिल्कुल। उच्च रक्तचाप को कम करने या स्वाभाविक रूप से नियंत्रित करने के लिए कई आसान उपाय हैं जिन्हें आजमाया जा सकता है, जैसे कि नियमित व्यायाम है, वजन कम करना है, कार्बोहाइड्रेट और चीनी का सेवन कम करना, आहार में अधिक पोटेशियम और कम सोडियम लेना, प्रिजर्वेटिव खाद्य पदार्थों से परहेज करना, धूम्रपान से और मद्यपान से दूर रहना, तनाव को कम करना, अच्छी और आरामदायक नींद लेना, उच्च प्रोटीन युक्त भोजन लेना, कैफीन का सेवन कम करना। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिनका हम जीवन में हम उसके अपना करके इस बीमारी से बच सकते हैं। ऐसे दिवस जब मनाए जाते हैं तो किसी एक थीम के साथ मनाए जाते हैं। हमारे श्रोता ने इस साल की जो थीम है 2025 की वो हमें लिखकर भेजी है। इस साल की जो थीम रखी गई है वो है अपने रक्तचाप को सटीक रूप में मापें, इसे नियंत्रित करें और लंबे समय तक जीवित रहें। तो ये है रक्तचाप दिवस 2025 की थीम। चलो गाना सुन लिया। तबला वादिका मुंबई से। हाल ही के चंचल, एक उत्तम नागरिक के क्या कर्तव्य होते हैं, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे श्रोताओं ने इस बारे में थोड़ा कम लिखा है, हम चाहते हैं कि वो इस बारे में हमें लिख करके भेजे कि क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या कर्तव्य के रूप में हम और क्या क्या कर सकते हैं देश के लिए। आपको लगता है कि आप एक बेहतर नागरिक हैं तो आपकी क्या योग्यताएं हैं जिससे आपको लगता है कि आप एक बेहतर नागरिक हैं, और अगर आप सामने वाले में चाहते हैं कि वो एक अच्छा नागरिक बने तब उसमें क्या योग्यताएं होनी चाहिए। कुछ बातें तो लिखी है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, बाहरी दुश्मनों से अपने देश की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। सभी नागरिकों का दायित्व है कि वे भारत में प्रवेश करने वाले ऐसे किसी भी तत्व के प्रति सचेत रहें और जरूरत पड़ने पर अपनी रक्षा के लिए हथियार उठाने के लिए भी तैयार रहें। यह सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित लोगों के अलावा सभी नागरिकों के लिए भी ये चीज लागू होती है। बिल्कुल, यानी अगर जरूरी नहीं है आपको देश की सेवा करनी है तो आपको बंदूक उठाकर सेना पर ही जाना है। आप जो भी काम करते हैं उसे पूरी सच्चाई, ईमानदारी और निष्ठा के साथ कीजिए। अगर आप एक लेखक हैं तो ऐसा लेखन कार्य करिए जिससे किसी का अच्छा हो, जो हित में हो, जिससे भला हो, अगर समाज का हित हो जिससे। हाँ, तो आप जो भी काम कर रहे हैं, ये तो सिर्फ मैंने एक उदाहरण दिया लेखक का। आप कोई भी काम करते हैं, आप एक शिक्षक हैं, आप एक नृत्यकार हैं, आप गायक हैं, या आप किसी संस्थान में कोई और चीज सिखाते हैं, कुछ बनाते हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं अपनी। इसके अलावा चंचल, ऐसा भी तो किया जा सकता है कि एक अच्छा नागरिक वो भी होता है जो देश के जो संसाधन हैं उसका मितव्ययता से व्यय करे। जैसे कि बिजली बचाना,
पानी बचाना, खाद्य पदार्थों का अपव्यय ना करना, या फिर इसके प्रति लोगों को सचेत करना। जब आप ऑफिस जाते हैं तो जब काम हो जाता है तो क्या आप लाइट के जो स्विच है वो बंद करते हैं? घर में भी अगर आपको पंखे की ज़रूरत नहीं है तो क्या आप तुरंत ही स्विच बंद कर देते हैं? क्या आप पानी जितनी ज़रूरत है उतना ही वापरते हैं, या बस ढोले जाते हैं कि बहुत सारा है, हमें क्या करना है, चलो बहाओ पानी को? तो इस तरह का व्यवहार हमें नहीं करना है। राष्ट्रीय जो संपत्ति है उसका मितव्ययता से हम खर्च करें, ये भी एक हमारा कर्तव्य बन जाता है। ये एक अच्छे नागरिक की निशानी है। अभी जब आपने राष्ट्रीय संपत्ति की बात की तो जो हम यातायात के साधनों के जरिए जब हम कहीं जाते हैं, हम रेल में, बस में यात्रा करते हैं, तो कई बार हमने देखा है कि रेल में यहाँ वहाँ लोग थूकते भी हैं, कचरा भी बखेरते हैं। हमने कुछ खाया और वो जो कागज है, पैकेट है, वो अपनी सीट के नीचे हम डाल देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जिस तरह से हम अपने घर के हर कोने को साफ सुथरा रखते हैं, तो जो ये सरकारी संपत्ति है इसे भी हम साफ सुथरा रखें। और जब हम कहीं सड़कों पर या किसी जगह पर अव्यवस्था देखते हैं तो बहुत जल्दी प्रशासन को दोष देने लगते हैं। हम ये कभी नहीं सोचते कि इन चीज़ों को अच्छा रखने में, बेहतरी में हमारा क्या योगदान है, हम वो क्या कर रहे हैं। हमारे साथियों ने और भी कुछ बातें लिखी कि अच्छा नागरिक होने के लिए कई गुण होने चाहिए, जैसे कानून का पालन करना, शिक्षित और सूचित रहना, लोकतंत्र की प्रक्रिया में शामिल होना, दूसरों के सर्वोत्तम हित में कार्य करना, और ये विश्वास करना कि सभी समान हैं। एक अच्छा नागरिक होने का सबसे महत्वपूर्ण गुण मतदान करके लोकतंत्र की प्रक्रिया में भाग लेना है। और एक साथी ने यह भी लिखा है कि आदर्श नागरिक के कुछ मुख्य कर्तव्य होते हैं, जिनमें संविधान का पालन करना, देश की रक्षा करना और सामाजिक न्याय का पालन करना शामिल है। इसके अलावा एक आदर्श नागरिक को अपने जिम्मेदारी का भी ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना। और इस बारे में हमारे श्रोता लिखते हैं कि भाई ये कहना तो बहुत ज़्यादा कठिन है, जब तक हम उत्तम परिवार का संचालन करने में खुद को समर्थ ना बना सकें तब तक हम उत्तम नागरिक नहीं हैं। एक उत्कृष्ट और उत्तम परिवार का संचालक ही समाज में अपने उत्कृष्ट और उत्तम नागरिक कर्तव्यों का भली भांति पालन कर सकता है। इसलिए नागरिक के कर्तव्यों की पूर्ति हेतु परिवार संचालक बनना अनिवार्य है, अन्यथा श्रेणियों में तो समूची दुनिया ही बटी हुई है। एक साथी लिख रहे हैं कि हम अच्छे नागरिक हैं या नहीं ये हमें नहीं पता, मगर हम किसी भी चीज़ की जड़ में जाना चाहते हैं। जैसे प्रदूषण क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले तो सर्दी अप्रैल में पड़ती थी, अब दिसंबर में भी पता नहीं चलती है। ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है, गर्मी सर्दी का संतुलन बिगड़ रहा है। जितने मानव सभ्यता जो है बीमारी से समाप्त नहीं हो रही है, उतनी प्रदूषण से हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये प्रदूषण बढ़ रहा है तो हमें इसकी जड़ में जाना है। एक तो पेड़ लगाने हैं हमें, ठीक है। इसके अलावा जो आने जाने के जो साधन है, वाहन है, उनका अगर हम कम से कम उपयोग कर सकें, या फिर अभी तो आजकल ई बाइक, ई गाड़ियाँ आ गई हैं, उनका उपयोग हम कर सकते हैं। और थोड़ी थोड़ी दूरी के लिए गाड़ी उठाकर जाने के बजाय हम पैदल चल के जा सकते हैं, साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपने आसपास जितनी भी जगह है वहाँ पर पेड़ लगाइए। और सिर्फ पेड़ लगाना नहीं है बल्कि उनका संवर्धन भी करना है, उनके बड़े होने तक उनकी रक्षा करना है, उनको पानी देना है। ये सब करके भी हम प्रदूषण को थोड़ा कम कर सकते हैं। और हमारी जो नदियाँ हैं, जो समंदर है, ये बहुत सारा प्रदूषित हो रहा है प्लास्टिक से। जितना ज़्यादा प्लास्टिक का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, हम समंदर के किनारे भी जाते हैं, कई बार नदियों के किनारे जाते हैं, वहाँ बैठना तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून लगता है उस पानी को देखना, कलकल करते हुए उन लहरों की आवाज़ को सुनना। लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं तो खाया पिया पानी की बोतल है वो वहीं फेंक दी, जो खाने पीने के खाद्य पदार्थ के जो भी पैकेट हैं उन्हें हम यहाँ वहाँ छोड़ देते हैं। और ये जो प्लास्टिक प्रदूषण है ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है चीज़ों को। खासतौर पे जो हमारा प्रदूषण का जो दायरा बढ़ रहा है वो इन चीज़ों से बहुत बढ़ रहा है। और भी बात करेंगे हम थोड़ी और, लेकिन उसके पहले गीत सुन लेते। मैं अनिल शर्मा भारत के इन गौरवान्वित लम्हों पर आप सबको बधाई देता हूँ। हाल ही के दिनों में ऑपरेशन सिंदूर में हम चर्चा कर रहे थे। देखिए, अच्छा नागरिक हम इस तरह से भी बन सकते हैं कि हम अपने पड़ोसियों से कैसा व्यवहार करते हैं। जैसे हमारे घर के दूसरे दरवाजे की तरफ जो लोग रहते हैं, कई बार हम उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, अपने घर का कचरा उनकी तरफ ले जा करके फेंक देते हैं, या बहुत ज़्यादा उनके घर के जो मामले होते हैं उनमें बार बार जा करके उनसे पूछताछ करना या उनके दखलंदाजी करना, उनकी बातों को दूसरों तक कुछ और बात है और उसको बड़ा चढ़ा करके बोलना, गलत तरीके से। हाँ, तो ये भी एक
जो बात है वो हमें अच्छा नागरिक साबित नहीं करती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार करें। इसके अलावा जो जैसे कि राष्ट्रीय संपत्ति होती है, या फिर जैसे हम जिस गांव में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, वहाँ पर कोई गार्डन है, वो हम सबके लिए होता है कि हम सब जाकर के वहाँ घूम सकें। लेकिन हमें क्या लगता है ये तो हमारा नहीं है, तो हम उसके फूल पत्तियाँ तोड़ लेते हैं, वहाँ जो पौधे लगे हैं उनको नुकसान पहुँचाते हैं। या जैसे कि जो बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह बनी होती है, जो झूले वगैरह रहते हैं, उसको भी तोड़ने में हम बिल्कुल हिचकिचाते नहीं हैं। तो जो संपत्ति सबके लिए होती है वो हम सबकी होती है, तो उसकी देखभाल करना ये भी हम सबका कर्तव्य होता है। तो ये भी एक अच्छा नागरिक हमें बनाती है। और एक संदेश में पढ़कर सुनाती हूँ मंजू जी आपको, जो हमारे श्रोता ने लिखा है। भारत में लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं, पर देश के प्रति उनके जो कर्तव्य हैं उन्हें वे याद नहीं रखते। मैं तो बिजली, पानी, भोजन की बर्बादी ना हो इसका बहुत ध्यान रखती हूँ, और सार्वजनिक स्थानों की सफाई सुरक्षा का भी ध्यान रखती हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने कर्तव्यों को भी समझती हैं, अपने अधिकारों के बारे में भी जानती हैं। इसी तरह से जब हम शादी ब्याह में या किसी पार्टी में भी जाते हैं, तो जिस तरह से हम अपने घर में खाने का वेस्ट नहीं करते हैं, इसी तरह से जब आप वहां जाती हैं तब भी खाना उतना ही अपने प्लेट में परोसिए जितना आप खा सकती हैं। ये नहीं कि और जितना समय हो उतना ही बोलिए। चंचल जी देखिए घड़ी की तरफ नजर डालिए, समय पूरा हो चुका है और आज इस कार्यक्रम को हमें यही विराम देना होगा। तो अब आज्ञा दीजिए आप सभी को। मंजू द्विवेदी और चंचल वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।